हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, हमारी एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान की सीरीज चल रही है जिसमें हम हिस्ट्री का एक चैप्टर, ज्योग्राफी का एक चैप्टर, भूगोल का एक चैप्टर, पोल साइंस का एक चैप्टर और इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर करा चुकी हूँ, कक्षा 9 का। इसमें मैं अपनी हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट कि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। मेरी पिछली वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां पर आपको मेरी पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। पहला पार्ट हमारा था फ्रांसीसी क्रांति। इतिहास का दूसरा पार्ट है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। जो पिछला अध्याय था उसमें हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात यूरोप में समानता और स्वतंत्रता के विचारों का विस्तार हुआ और फ्रांसीसी क्रांति के कारण समाज में बदलाव आने शुरू हुए। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस का समाज जो है एस्टेट में विभाजित था, 3 एस्टेट थी वहाँ पर, और समाज की जो सत्ता थी, समाज पर जो अधिकार था वो कुलीन वर्ग और चर्च का था। लेकिन क्रांति के पश्चात इस स्थिति में बहुत बदलाव आए और बहुत सारे एशिया के देशों में सामाजिक सत्ता पर बहस छिड़ गई इस बात पर कि किसका अधिकार होना चाहिए, चर्च का या जनता का या कुछ भी। इस तरीके के क्वेश्चन उठे। भारत में भी राजा राम मोहन राय और हेनरी डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति की अहमियत का उल्लेख किया। बाद में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिससे लोगों में नई विचारों का जो है उत्साह दिखाई दिया, नए विचार दिखाई दिए। लेकिन यूरोप के लोग चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन सभी लोग इस बदलाव के पक्षधर नहीं थे, सभी लोग इसमें बदलाव नहीं चाहते थे। और इस बात पर कि समाज पर किसका अधिकार होना चाहिए, कौन राजा होना चाहिए, कौन राज्य करे, कौन शासन करे, इस पर सबकी राय अलग अलग थी। अधिकतर लोग बदलाव हेतु तैयार थे, मगर वे चाहते थे कि परिवर्तन जो हो वो धीरे धीरे हो, एकदम से सब कुछ चेंज ना हो। एक वर्ग जो था वो था समाज का आमूल पुनर्गठन चाहता था। कुछ रूढ़िवादी थे और कुछ उदारवादी थे। कुछ आमूल परिवर्तनवादी थे जिनको रेडिकल बोला गया है। उस दौर के संदर्भ में इस शब्द का क्या आशय था, रेडिकल क्या था, मैं आपको आगे समझाऊंगी। जो ये चैप्टर है इसमें हम 19वीं शताब्दी की कुछ अहम राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे। 19वीं शताब्दी में क्या क्या हुआ और देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में क्या क्या बदलाव हुए। समाज में परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। बताया मैंने अभी आपको, उदारवादी थे और कुछ आमूल परिवर्तनवादी थे जिनको रेडिकल बोला गया है। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का सम्मान और स्थान मिले। शायद उस समय यूरोप के देशों में सामान्यतः किसी एक धर्म को ही अधिक महत्व दिया जाता था। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति में कि चर्च पर जो है समाज पर जो है चर्च का अधिकार ज़्यादा था। तो ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो उस समय के समाज में किसी एक धर्म का बहुत अधिक महत्व था। उदारवादी जो समूह थे वो वंश आधारित शासकों की सत्ता के खिलाफ थे। वो ये नहीं चाहते थे कि एक के बाद एक ही वंश के लोग राजा बने। वे सरकार के सामने व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। वो ये चाहते थे कि हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो। उनका मानना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का उल्लंघन करने या हड़पने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर टिकी एक ऐसी चुनी हुई सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अधिकारियों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के मुताबिक शासन कार्य चलाए। लेकिन यह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात सभी नागरिकों को मताधिकार देने के भी पक्ष में नहीं थे।
इसके विपरीत जो रेडिकल समूह था वो सरकार के समर्थक थे, ऐसी सरकार के समर्थक था जो देश की जनसंख्या के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से अनेक लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। जो हमारे उदारवादी थे वो मताधिकार सभी को देने के समर्थक नहीं थे, वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो जिनके पास पैसा हो, संपत्तिधारी हो, सिर्फ उन्हीं को अधिकार मिले मतदान का। और लेकिन जो रेडिकल समूह था आमूल परिवर्तनवादी, वो औरतों को भी मताधिकार के पक्ष में था। उदारवादियों के विपरीत जो है ये लोग बड़े जमींदारों और समृद्ध उद्योगपतियों को मिले किसी भी तरीके के विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। जो रेडिकल समूह था वो जो पैसे वाले लोग थे, उन्हें जो किसी भी तरीके का स्पेशल जो राइट मिले हुए थे उनके खिलाफ थे। निजी संपत्ति के खिलाफ नहीं थे, लेकिन कुछ लोग के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति हो। और निजी संपत्ति की मनाही नहीं थी, लोगों के पास अपना पैसा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो कि समाज के कुछ ही लोगों के पास सारी संपत्ति हो। जो रूढ़िवादी वर्ग रेडिकल और उदारवादी दोनों के विरुद्ध था। जो रूढ़िवादी वर्ग था इनसे अलग, रेडिकल और उदार दोनों के विरुद्ध था। मगर फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात तो रूढ़िवादी भी परिवर्तन की जरूरत को मानने लगे थे। फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो रूढ़िवादी जो समूह था वो कहने लगा कि हाँ, अब तो चेंजेस होने जरूरी हैं। 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी विशेष रूप से परिवर्तन के विचारों के विरोधी थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक में भी मानने लगे थे कि परिवर्तन होना जरूरी है। लेकिन उनका मानना ये था कि अतीत का आदर किया जाना चाहिए, अतीत की जो भी प्रक्रिया हैं उन्हें एकदम से खत्म नहीं होना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद राजनीतिक उथल पुथल समाज में होने लगी। लोगों के मध्य जो है विचारों में काफी टकराव हुए। 19वीं शताब्दी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की अलग अलग कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। राजनीतिक रुझान एक नए युग के प्रतीक थे। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का था। यह ऐसा दौर था जब नए शहर बस रहे थे, नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी फैलाव हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो गई थी। औद्योगिकरण का क्या प्रभाव रहा? औद्योगिकरण ने स्त्री पुरुषों और बच्चों सबको कारखानों में लगा दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और पारिश्रमिक बहुत कम था। काम के घंटे जितना होता था उसको एक बोला गया है पाली शब्द से। बेरोजगारी सामान्य समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ती जाती थी। शहर तेजी से बसते और विस्तृत होते जा रहे थे, लेकिन आवास और साफ सफाई का काम भी कठिन होता जा रहा था। जितनी भीड़ थी उतनी गंदगी थी। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे थे। मैंने आपको 3 वर्ग बताए हैं, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तकरीबन सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। व्यक्तिगत स्वामित्व मतलब प्राइवेट थे, सरकारी नहीं थे। अनेक रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी दौलत थी और उनके यहाँ अनेक लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के माध्यम से धन दौलत इकट्ठी की हुई थी, इसलिए वो चाहते थे कि इस प्रकार के प्रयास और किए जाएं कि इससे अधिक पैसा जुटाया जा सके। उन्हें लगता था यदि मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का पूरा पूरा फायदा लिया जा सकता है। ये लोग जन्म से मिलने वाले विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम, उद्यमशीलता में उनकी गहरी आस्था थी। उनकी मान्यता थी कि यदि प्रत्येक को व्यक्तिगत आज़ादी दी जाए तो गरीबों को काम मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का अवसर दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इस कारण 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन की इच्छा रखने वाले बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द एकत्रित हो गए। मतलब जो लोग इस तरीके की सोच रखते थे वो इन खेमों में शामिल हो गए। यूरोप में 1815 में सरकारें बनी।
उनसे मुक्ति पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में अधिकांश लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं की तख्तापलट की कोशिश करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के माध्यम से ऐसे राष्ट्रों को कायम करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को बराबरी के अधिकार प्राप्त हों। 1815 के पश्चात इटली के उदारवादी गिसेप्पे मेज़िनी ने यही लक्ष्य साधने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के विरुद्ध साजिश रची। भारत समेत पूरी दुनिया के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। ये एक राइटर हैं गिसेप्पे मेज़िनी, जो कि इटली के हैं, और उन्होंने उस टाइम लिखना शुरू किया और सभी लोग जो हैं उनकी रचनाओं को पढ़ते थे। वो राजा के विरुद्ध लिखते थे। यूरोप में समाजवाद जो है किस प्रकार आया? समाजवाद समाज के पुनर्गठन की संभवतः सर्वाधिक दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा ही थी। 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जानी पहचानी सोच थी। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान खींच रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के खिलाफ थे, अर्थात वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को उचित नहीं मानते थे। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद जो विचारधारा है, एक तरीके की थिंकिंग है। उस विचारधारा को रखने वाले लोग ये चाहते हैं कि जो उत्पादन के साधन है उस पर स्वामित्व किसी एक का ना हो, पूरी जनता का हो, समाज का स्वामित्व हो, ना कि कुछ ही लोगों का। और जो संपत्ति है वो भी सबकी हो, कुछ लोगों की संपत्ति ना हो। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही समस्त समस्याओं की जड़ है। वो कहते थे कि जो थोड़े से लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है वही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ऐसा क्यों मानते थे वो लोग? उनका मानना था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिनसे दूसरों को रोजगार भी प्राप्त होता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को केवल अपने लाभ से ही मतलब रहता है। वह उनके विषय में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। सपोज कोई फैक्ट्री मालिक है और उसके वहाँ बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। पैसा तो उन मजदूरों की मजदूरी से ही मिलता है ना, काम तो वही करते हैं ना उसको पैसा दिलवाने के लिए, और प्रोडक्शन तो उनकी वजह से होता है। लेकिन जो फैक्ट्री मालिक होता है वो उनको बहुत कम तनख्वाह देता है, उनको सैलरी बहुत कम मिलती है उनकी मजदूरी के बदले। तो पैसा जो है ज़्यादा किसकी जेब में जाता है? जेब में जाता है ज़्यादा फैक्ट्री मालिक की। तो इस तरीके से यही प्रॉब्लम है कि जो पैसा वाला व्यक्ति है वो और ज़्यादा पैसे वाला होता जा रहा है, मजदूर और गरीब होता जा रहा है। इसलिए यदि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बदले पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर अधिक अच्छी तरफ ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी यही चाहते थे कि उन्हें मतलब इस तरीके का बड़े पैमाने पर बदलाव हो, और उन्होंने इसके लिए बहुत सारे कार्य भी किए। कोई समाज संपत्ति के बगैर कैसे चल सकता है? इस बात को कैसे सोच सकते हैं? समाजवादियों के पास भविष्य की बिल्कुल अलग दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव अर्थात सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवन 1771 से 1858 ने इंडियाना अमेरिका में एक नया समन्वय के नाम से एक नए किस्म के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि मात्र व्यक्तिगत पहल से बहुत बड़े सामूहिक खेत तैयार नहीं किए जा सकते। वे चाहते थे कि सरकार अपनी ओर से सामूहिक कृषि को प्रोत्साहन दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों के लिए बदले सामूहिक उद्यमों को प्रोत्साहन दे। कोऑपरेटिव ऐसे समूह के लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें तैयार करते थे और फायदे को प्रत्येक सदस्य किए गए काम के आधार पर आपस में बांट लेते थे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो थी वो मिलकर काम करते थे और जो फायदा होता था वो अपने काम के आधार पर बांटती थी। जिसने जितना काम किया वो उतना ही उसका फायदा ले सकता था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों मार्क्सवादी थे, मार्क्सवादी विचारधारा थी इनकी। इस दिशा में इन दोनों ने अनेक तर्क पेश किए। मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का मालिकाना हक है और पूंजीपतियों का फायदा मजदूरों की मेहनत से उत्पन्न होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की हालत में सुधार नहीं हो सकता। मार्क्स ये चाहते थे कि संपत्ति पर मजदूरों का हक हो।
अपनी हालत में सुधार लाने हेतु मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को निर्मूल करना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से छुटकारा दिलाने के लिए मजदूरों को एक भिन्न प्रकार का समाज बनाना होगा, जिसमें संपत्ति पर पूरे समाज का अर्थात सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व हो। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को यकीन था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में विजय मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। समाजवाद के लिए समर्थन किस किसने किया? 1870 के दशक की शुरुआत तक समाजवादी विचार संपूर्ण यूरोप में फैल चुके थे। तो जो समाजवादी विचारधारा थी कि समाज में जो है उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का हक हो, पूरे समाज का हक हो, संपत्ति पर पूरे समाज का हक हो, यही समाजवादी विचारधारा है, पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। अपने प्रयासों के समन्वय लाने हेतु समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी तैयार कर ली थी। मतलब समाजवाद को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, पूरे यूरोप में फैलाने के लिए एक संस्था को तैयार किया गया, जिसका नाम था द्वितीय इंटरनेशनल। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्यस्थिति में सुधार लाने हेतु संगठन बनाना आरंभ कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को सहायता पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार हेतु आवाज उठाना शुरू किया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफी गहरे संबंध थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की सहायता भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी नामक अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी बनी, परंतु 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी तादाद में विजय पाते रहे। उन्होंने कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर सरकार के रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का प्रभाव ही बना रहा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम रूसी क्रांति से रिलेटेड जो है मैं वीडियो लेकर आऊँगी। हालांकि ये चैप्टर पूरा का पूरा रूसी क्रांति से ही रिलेटेड है, लेकिन रूसी क्रांति हुई क्यों, क्या कारण रहे, वो जो है उससे पहले इस वीडियो में मैंने वो चीज़ बताई है कि क्या भूमिका रही रूसी क्रांति को बनने के लिए, रूसी क्रांति होने के लिए। इस वीडियो में हमने समझाया समाजवाद क्या है और स्थिति क्या थी रूस में, यूरोप में उस समय क्या स्थिति चल रही थी, कौन कार्ल मार्क्स थे, फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे और क्या क्या कारण रहे रूसी क्रांति के। इस वीडियो में ये कहीं ना कहीं रूसी क्रांति के कारण थे। उदारवादी समूह क्या था, रेडिकल क्या था, रूढ़िवादी समूह क्या था, क्या परिवर्तन हो रहे थे जिनके कारण रूसी क्रांति हुई। इस वीडियो में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो में रूसी क्रांति से संबंधित बातें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।